नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर गए। सीएम हरियाणा भवन पहुंचे। सीएम के साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान हरियाणा भवन में झज्जर जिले से पहुंचे कुछ ग्रामीणों के साथ मुलाकात की है। बता दें, झज्जर जिले में पहुंचे ग्रामीण सीएम मनोहर लाल को 13 नवंबर को होने वाले पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम का न्योता देने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों को कहा कि मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये झज्जर से कुछ लोग सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात की और 13 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी ये दी गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ भी इस दौरान उपस्थित रहे। देखिए, हमारे जो मुख्य जितने नागरिक खातों के प्रधान इसमें बहुत से वो भी साथ थे। अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा उन्होंने की है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पुराना गांव के अंदर 13 नवंबर को अपने देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे। मैं भी वहां जाऊंगा। इसी प्रकार से उनकी ओर से कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में कानून में परिवर्तन करने की बात कही गई है। वो भी जहां कहीं बात करके उसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कानूनी प्रावधान का विषय है। तो कानूनी प्रावधान में कितना कैसे इस मांग को स्वीकार किया जाएगा, वो जितने विधिवेता हैं उनसे परामर्श करके तब हम करेंगे। सर, एसवाईएल को लेकर अभी तक सहमति जो है पंजाब सरकार के साथ नहीं हो पाई है, कैसे देख रहे हैं? जो मीटिंग हुई बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन क्या करें, मान सब माने नहीं। तो दिल्ली से आपने सीएम को सुना। साथ ही दिल्ली पहुंचने से पहले सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर अहम बैठक की। एसवाईएल को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच एसवाईएल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों राज्यों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहा और इसी के चलते बैठक में बात नहीं बन पाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब अड़ियल रवैया अपना रहा है। पंजाब के सीएम का कहना रहा कि हमारे पास पानी ही नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चलते हैं और वो ही हल निकालेंगे। तो एक बार फिर से पंजाब ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाईएल का था। एसवाईएल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, जो कि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है। पंजाब का कहना है क्योंकि ये 3 बिंदु अलग अलग हैं। जो 1985 में जब राजीव लंगवाल के समझौता हुआ था उसमें 3 बिंदु रखे गए थे। बिंदु 1 है कि एक ट्रिब्यूनल को गठित किया जाए पानी के जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स का सुनिश्चित करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, लेकिन बाद में इतने वर्षों के बाद वो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाया। एक नया ट्रिब्यूनल उसके एवज में बना दिया गया है 3 जजेस का, अभी 3 महीने पहले। तो वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। उसी ट्रिब्यूनल का कहना है कि पानी का बंटवारा वो अपने सभी क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से कितना पानी उपलब्ध है, कितना मिलना चाहिए, जो पहले के बंटवारे हुए हैं उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। पानी तो जितना भी बंटवारा होगा प्रोरेटा वो मिलेगा ही, लेकिन एसवाईएल तो आवश्यक है ही। तो हम उस तीसरे बिंदु पर जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। विषय तो उतना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आग्रह पानी के बंटवारे का ज्यादा रखा है, जबकि इन दोनों विषयों का संबंध नहीं है। तो इसी विषय में बात बीच में रुकी हुई है कि हम चाहते हैं कि एसवाईएल निर्माण तुरंत हो और जैसा ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उस हिसाब से अब आगे कार्रवाई हो सकती है। हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग वो बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। इस मुद्दे ते पंजाब ने क्लीयर कट किया असी नहर नहीं बना सकते। डी नोटिफिकेशन हो गई ओदी जमीन दी, लोगों को जमीन भी बहुत सारे मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया। सो साडे कोले पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर
ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1981 ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੜੇ ਨੇ 1981 ਵੇਲੇ 5-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ ਦੋਨੇ ਰਾਜ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ राजस्थान ਨੂੰ भी पूरा पानी दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे आदमपुर को लेकर, क्योंकि उपचुनाव में नामांकन दाखिल किए जाने का अंतिम दिन रहा। चुनाव प्रचार में सभी उम्मीदवारों ने और सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आदमपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 4 प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार बेहद प्रमुख हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार दल बदलुओं का ज्यादा दबदबा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर उपचुनाव में 14 अक्टूबर का दिन नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश और इनेलो उम्मीदवार गुरडाराम ने नामांकन दाखिल किया। चुनावी मैदान में कई आजाद उम्मीदवार तो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 4 दलों में माना जा रहा है। उनमें भी कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश, बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भव्य बिश्नोई पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भजनलाल परिवार की छवि सत्तारूढ़ दल बीजेपी और जेजेपी के कामों के सहारे भव्य का पलड़ा भारी माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये लड़ाई नाक का सवाल बनी हुई है। इस अंधी बहरी सरकार को जगाना है, बाहर करना है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि मेरे को जरूरत है, हमारे को जरूरत है इसकी, विधानसभा में जयप्रकाश की आवाज गूंजनी चाहिए ताकि वो हमारे साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़े। इसके अलावा इनेलो की अभय चौटाला ने गुरडाराम नंबरदार को सभी उम्मीदवारों से मजबूत उम्मीदवार बताया। कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में आकर के लोगों के बीच में कहने के लिए। हमारे पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग हमारी बात से सहमत होंगे और हर हालत में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल करके अब की बार आदमपुर की तस्वीर को बदलेंगे। भव्य बिश्नोई पर दाव खेला लगातार। भव्य बिश्नोई तो पूरे इलाके से वाकिफ पीढ़ी है। वो तो बेचारा स्टूडेंट रहा, पढ़ता रहा और विदेश में पढ़ाई करता है। उसको आम आदमी की तकलीफ की क्या जानकारी है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई के नामांकन के बाद भव्य बिश्नोई जीत का दावा कर रहे हैं। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब 2 चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हलके में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। सभी उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है, क्योंकि मुख्य दलों पर हर किसी की नजरें रहती हैं। ऐसे में सभी दलों की मेहनत शुरू हो चुकी है। परीक्षा की घड़ी नजदीक है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार ने पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जेपी को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बाकी सभी दलों ने दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा जताया है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने दल बदला तो यहाँ उपचुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी से आए उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जेपी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता गुरडाराम नाराज हो गए हैं। उन्होंने इनेलो में शामिल होने का फैसला किया,
जिसके तुरंत बाद उन्हें इनेलो ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि दल बदलू के सहारे उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा, कौन किस पर पड़ेगा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। आदमपुर उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया कि तो गठबंधन पर निशाना भी उनकी ओर से साधा गया। आदमपुर से लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और जयप्रकाश जी को आशीर्वाद देते हुए उनको जिताने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर बदलाव हमारा एजेंडा है, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हो। 9 साल बीजेपी सरकार में आज विकास नाम की चीज़ हुई नहीं, विकास ठप है, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे हरियाणा है, सबसे ज़्यादा वैट और महंगाई हरियाणा के अंदर है। लूट खसूट और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने आपस में के बांटे और बांटने के माध्यम से लूटने को लोगों को लगे हुए हैं। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश को सकारात्मक दिशा में लेके जाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य की तरफ, अच्छे विकास की तरफ, और उस सकारात्मक भविष्य की तरफ लेके कोई जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी जा सकती है प्रदेश में। तो प्रदेश में बदलाव का हमारा एजेंडा है और आदमपुर में बदलाव का एजेंडा है, क्योंकि आदमपुर के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि के तौर पे कुलदीप बिश्नोई जी ने अच्छे से लोगों की बात नहीं उठाई, नए लोगों के बीच में सुख दुख में वो शामिल रहे, लोगों में आज निराशा है और लोग बदलाव चाहते हैं। इस बात का सूचक है जो लोग कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज उनको टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टियों ने, यानी कि इसमें 2 बातें आती हैं, दूसरी पार्टियों के पास यानी कि उम्मीदवार भी नहीं थे, और जब टिकट मिलती दिखी तो कांग्रेस मजबूत और खुद की टिकट नहीं मिलती दिखी तो कांग्रेस बुरी। तो यानी कि कांग्रेस तो मजबूत है और कांग्रेस ही जीतेगी। अब किसी की व्यक्तिगत सबको टिकट नहीं मिलती वो एक अलग बात। इनमें से तीनों पैसे हैं, एक तो कांग्रेस जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो कांग्रेस से ही गए हैं, कुलदीप जी। दूसरे जो 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, सबको पता है सार्वजनिक रूप से, तो जो उनको टिकट कांग्रेस से मांग रहे थे यानी कि कांग्रेस। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव से ही जुड़ी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बात की। प्रेस वार्ता की गई, बीजेपी पर, जेजेपी और इनेलो पार्टी पर जुबानी प्रहार किया गया। जिन पार्टियों के पास उधार के उम्मीदवार हैं वो क्या चुनाव लड़ेंगे, स्वार्थ की राजनीति करने वाले जनता का भला क्या करेंगे। तो आदमपुर उपचुनाव के सभी उम्मीदवार कांग्रेसी रहे हैं, जिसको लेकर हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाई थी कि इस बार दल बदल का दबदबा है, किसी भी पार्टी के पास अपना उम्मीदवार नहीं था। तो आदमपुर उपचुनाव केवल एक उपचुनाव नहीं है, इसका असर बेहद दूर तक जाने वाला है। आदमपुर में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। आदमपुर उपचुनाव आम चुनाव से पहले का चुनाव है और यहीं से जनता के मूड का पता लगेगा। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत यानी 9 जिले शामिल किए गए हैं। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से लेकर 28 अक्टूबर तक चलने वाली है। 29 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल यानी स्क्रूटनी की जाएगी। 31 तक नाम वापस ले सकते हैं। 31 अक्टूबर को ही चुनाव चिन्ह यानी सिंबल दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान 9 नवंबर को होंगे, तो पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि जो जिले बचते हैं जिनका इन 2 चरणों में नाम नहीं आया है वो हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल, इनमें तीसरे चरण में चुनाव होगा। हरियाणा में पहला मौका है जब पंचायत के चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है। और अगर रीपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के, तो वो 12-11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का, पंचों सरपंचों का अगर कोई रीपोल आवश्यक हुआ वो 14-11 को करवाया जाएगा। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक चूँकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का। तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल हैं, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे। मतदान की तिथि 9/11/2022 होगी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, और 12/11 होगी पंचों और सरपंचों के लिए, इन सभी 9 जिलों के लिए। जो ये 9 जिले हैं, इसमें जिला परिषद तो आप समझ सकते हैं 9 ही होंगी, पंचायत समितियां 57 होंगी, 2683 ग्राम पंचायत, तो उतने ही। तो दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त को आपने सुना, प्रेस वार्ता की गई, दूसरे चरण के जिले घोषित कर दिए गए हैं। दूसरे चरण में भी 9 जिलों में ही चुनाव होगा। इससे पहले पिछले चरण में हालांकि 10 जिलों में अनाउंस किया गया, लेकिन उसके बाद फतेहाबाद को पोस्टपोन कर दिया गया। 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए वोटिंग होगी। तो जिन 9 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होना है वो जान लीजिए। 9 नवंबर को जिला परिषद के चुनाव होंगे। तो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 9 नवंबर को, पंचायत समितियों के भी चुनाव साथ में होंगे। तो ये तारीखें घोषित कर दी गई है और इससे साफ हो गया कि 3 चरणों में हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे। 21 से लेकर 28 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 31 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। इससे पहले स्क्रूटनी भी की जाएगी। तो 31 अक्टूबर को ही सिंबल भी वितरित किए जाएंगे। तो हरियाणा में 3 चरणों में पंचायत का चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। दूसरे चरण की बात करें, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, ये जिले जिनमें वोटिंग होगी। इनके अलावा कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी दूसरे चरण में ही वोटिंग होगी। 4 जिले वो बचते हैं जिनमें तीसरे चरण में चुनाव होगा। चूंकि आदमपुर उपचुनाव भी है, आप समझ सकते हैं, तो हिसार, फतेहाबाद तो कम से कम सीधे तौर पर इसी से प्रभावित है, और फरीदाबाद और पलवल भी अभी बचते हैं जिनमें अगले चरण में वोटिंग होगी। वहीं एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने खंड विकास और पंचायत कार्यालय से नामांकन प्रक्रिया से जुड़े रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उनकी ओर से कहा गया कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर बारीकी से बातचीत की गई, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर खंड कैरू में स्थित खंड विकास और पंचायत कार्यालय कैरू में जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने भी बैठक की और जरूरी निर्देश दिए गए। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सामग्री भी वितरित की गई। तो चुनाव की तैयारियों से जुड़ी एक खबर आपको तो शाम से हम बता रहे हैं, जहां बैठक हुई, अधिकारी कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश दिए गए। राज्य चुनाव आयोग द्वारा छठे आम चुनाव 2022 की घोषणा कर दी गई है। उसी के तहत 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इसके लिए आरओ एआरओ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और 30 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होगा और 2 नवंबर को पंच और सरपंच का चुनाव होगा। सभी अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है इसके लिए। सभी अधिकारी जो भी जिससे संबंधित, चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की ड्यूटियां लगा दी गई। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। 13 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर निपटान किया गया। इसके बाद 5 शिकायतों में से 3 शिकायतें हरियाणा शहरी प्राधिकरण की जमीन पर
कब्जे की रही। जेपी दलाल ने अधिकारियों को 1 महीने का वक्त दिया है कि पूरी तरह से कब्जे को हटाया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी दलाल ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। भव्य बिश्नोई की जीत का दावा उनकी ओर से किया गया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।